नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के हवाले से खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी तक जारी है और पहले तो ये खबरें आई ISPR की जानिब से बयान दिया गया कि मज़ीद कुछ अफसरान को गिरफ्तार किया गया है और उनसे भी इस हवाले से तफ्तीश हो रही है। अब आज अता तारड़ साहब ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा दिया गया है और अब इसमें सिर्फ मामला फ़ौज तक नहीं रहेगा बल्कि और भी महकमों और इदारों के लोग जो भी इस गठजोड़ में मुलव्विस थे उनको भी हिरासत में लिया जा सकता है, उनसे भी तफ्तीश हो सकती है, उनका भी एहतसाब किया जा सकता है। तो अब क्या समझा जाए कि कहाँ कहाँ हाथ डलने जा रहा है। और फिर सवाल भी वही कि आखिर इन सब के ऊपर इल्ज़ाम क्या है। जब हम कहते हैं कि गठजोड़ है तो गठजोड़ में क्या क्या जराइम हैं जो सरजद हुए हैं जिनके हवाले से पूरी एक एहतसाबी अमल की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। इसके साथ साथ फिर हम ये भी देख रहे हैं कि फिर से गूंज रही है एक आवाज़ कि जी 5 साला मईशत का प्लान सामने लाया जाएगा। ये प्लान क्या है और अब तक क्यों वाज़े नहीं हो सका। पहले खबरें थी कि 14 अगस्त को कोई अनाउंसमेंट होगी, लेकिन उसके बाद अब फिर एक टास्क फोर्स बना दी गई है जो कि इस मामले पर जल्द कोई अपनी ब्रीफिंग्स रेडी करके कौम को इस बारे में तमाद मिलेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि दूसरी तरफ PTI के अगर मामलात की बात की जाए तो आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब ने आम गुफ्तगू की और उन्होंने कहा है कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से उन्हें कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वो आज भी समझते हैं कि अगर कोई 9 मई का ताल्लुक है किसी हवाले से तो इन्वेस्टिगेशन करें, जुडिशल कमीशन बनाएं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। साथ ही साथ जो इंटरनल मैटर्स थे उसके हवाले से एक बड़ी खबर ये आई कि शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से इमरान खान साहब की जो मुलाकात है वो काफ़ी फ्रूटफुल साबित हुई और शेर अफजल मरवत साहब की वापसी हो गई है PTI में। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने एहतजाज के हवाले से उनको टास्क भी दे दिया है और वो ख़ुद भी इस सिलसिले में काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे थे। तो अब क्या शेर अफजल मरवत साहब अपने ऊपर जितने भी उनके इल्ज़ामात लगे और जो उन्हें मोहतात रहने की बात हो रही थी उसकी पाबंदी करेंगे पार्टी डिसिप्लिन की, या फिर वो दोबारा अपने उसी अंदाज में नज़र आएंगे जो उनका खासा भी है। और आखिर में फिर प्रोग्राम में बात करेंगे कि जो इंटरनेट की बंदिश है, तातुल है, उसका स्लो हो जाना है, उससे जो नुकसानात हो रहे हैं IT इंडस्ट्री को, मईशत को और फ्रीलांस सर्विस को ख़ास तौर पर, तो उसके हवाले से आखिर हुकूमत के पास क्या प्लानिंग है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए तो इक़दामात को फिर भी किसी हद तक कोई जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जो उससे मईशत को नुकसान हो रहा है उसका सद्देबाब कैसे मुमकिन है, इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी आज के प्रोग्राम में। आप सबको खुशामदीद कहते हैं और आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगी डॉक्टर शजरा मनसब अली साहिबा, रहनुमा PMLN। उनकी तरफ भी जाते हैं लेकिन बात का आगाज़ करेंगे इमरान साहब से। इमरान साहब, आज जो अता तारड़ साहब ने बात की है कि दायरा कार बढ़ेगा और इससे पहले भी हम 1-2 दिन से ये चहमगोइयाँ सुन रहे हैं कि साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को भी तहवील में लिया जा सकता है, उन तक भी बात जा सकती है, बल्कि और कुछ लोग जो सहाफ़ी भी हैं, कुछ मीडिया में लोग और इदारों के लोग, ब्यूरोक्रेसी में जो कोई सहूलत कारी कर रहे थे वो सब भी इसके शिकंजे में आ सकते हैं। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ एक गर्द है जो उड़ रही है या वाकई इस तरह ही मामला बड़ी पैमाने पर गिरफ्तारियां और बड़े पैमाने पर कोई एहतसाब होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, आपको याद होगा कि कल भी हमने इसी प्रोग्राम में ये बात की थी और ये बताया था आपको कि ये ऐसा नहीं है कि ये जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद मामला रुक जाएगा और ना ही ये सिर्फ PTI तक महदूद रहेगा। इसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, इसमें अदलिया हो या आम शहरी हो, जो भी लोग हैं, कोई भी इसमें जो अब तक की प्लानिंग है उसमें कोई भी इसमें बचेगा नहीं जो ज़िम्मेदार है। क्योंकि ये फ़ैसला इसलिए किया गया है कि मुल्क में जो इदारे या जो रियासती इदारे ये समझते हैं कि मुल्क में जिन लोगों ने बदअमनी फैलाई, मुल्क में जो डिजिटल दहशत गर्दी की गई या इस तरह के जो वाक़यात हुए और उसके साथ साथ फिर 9 मई जो है वो सारा, तो वो सारी प्लानिंग और वो जो चीज़ें हैं उनमें जो भी मुलव्विस है और सियासी अमल जो है उसको जिसने भी सबताश करने की कोशिश की, ये सारी चीज़ें हैं। अब मामला ये है कि ये गर्द जो है इसलिए भी उड़ती है कि जब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा फैला देते हैं और सामने हकाइक नहीं आते। इदारे हो सकता है कि वो हकाइक सामने लाने से इसलिए भी गुरेजा होते हैं कि पहले कोई तहकीकात हो जाए, चीज़ें। निसार साहब का 9 मई से क्या ताल्लुक?
नहीं, मैं साकिब निसार से तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ओवरऑल आपके सवाल मैं गुजारिश करता हूँ। मामला ये है कि साकिब निसार साहब जो हैं, मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ है कि साकिब निसार साहब ने ये अमल जिस वक्त शुरू हुआ और जिस वक्त जनरल फैज़ साहब थे अपने मनसब पर फायज़, उस वक्त मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो सारे मामलात हुए और जो जुडिशल एक्टिविज़म के ज़रिए उनको निशाना बनाया गया, तो उसमें और बाद में जनरल फैज़ नहीं थे डीजी। हो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो कहते हैं कि जब ये डीजीसी थे उस वक्त से मामला शुरू हो गया था। दूसरी बात कि उसके बाद जिस तरह के जनरल फैज़ पे ये इल्ज़ाम है कि वो रिटायरमेंट के बाद पोस्ट रिटायरमेंट जो है और उसमें ये काम करते रहे, उसी तरह जनरल साकिब निसार, वो जस्टिस साकिब निसार साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो भी अपनी रिटायरमेंट के बाद जुडिशरी में जो उनके अपने मामलात हैं, कुछ ऐसे जज साहबान हैं जिनको उन्होंने भर्ती किया था, जिनसे उनके ताल्लुकदारी थी, जिनसे उनके मरासिम थे, उनके ज़रिए से ये करते रहे। ये इल्ज़ाम जो है ये हकीकत तो सामने नहीं है, लेकिन इल्ज़ामात इस हवाले से ये लगाए जा रहे हैं। और गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक जो आप बात कर रही थी कि 52 के करीब, 52 के करीब लोग ऐसे हैं जिनको या तहवील में ले लिया गया है या उनसे तहकीकात हो रही हैं या जिनसे इंक्वायरी हो रही है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इंक्वायरी करके वापस घर जाने की भी इजाज़त मिल गई है। तो ये मामला तो जो क्लियर होते जाएंगे वो घर भी जाएंगे, जिनके खिलाफ कोई मिलेगा एविडेंस तो उनके ऊपर मजीद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन डॉक्टर शजरा मनसब साहिबा अब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही ये सवाल हम करेंगे। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम में। फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के हवाले से ये बात अब सामने आ रही है कि मज़ीद भी गिरफ्तारियां होंगी और शोबों और महकमों और इदारों से भी लोग अंडर इन्वेस्टिगेशन आएंगे। लेकिन सवाल ये कि इन सब पे इल्ज़ामात क्या हैं? 9 मई का जहाँ तक मामला है वो PTI की बात है या फ़ौज के अंदर से जो लोग उसमें मुलविस थे, तो ये तो समझ में आता है, लेकिन बाकी इदारों या बाकी महकमों से क्या उस चीज़ को कैसे लिंक किया जा सकता है? जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, अभी हम ये देख रहे हैं कि जब से जनरल फैज़ की पहले गिरफ्तारी हुई, इसके बाद से और काफ़ी गिरफ्तारियां फ़ौज के अंदर भी होना शुरू हो गई हैं। दीगर महकमों में भी कुछ पता चल रहा है कि हो रही हैं। तो ज़ाहिर है ये दायरा कार बड़ा होता जा रहा है। और जो भी ऐसे ये प्लान कोई ये नहीं था कि ये 1 दिन का या 2 दिन का प्लान था, ये बहुत लंबा चौड़ा एक प्लान था। और इसका सरबराह जो था ना इस प्लान का, वो साबका चेयरमैन PTI इमरान अहमद न्याजी, जिन्होंने के इस प्लान में हिस्सा भी लिया, लोगों को आइन से इन्हिराफ करने के लिए उकसाया भी। और ना सिर्फ ये कि 9 मई, लेकिन और भी कई ऐसी चीजें हुई जो कि आइन को तोड़ने की कोशिशें थी, जो कि आइन से इन्हिराफ करने की कोशिशें थी, जिनमें के और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। अब जैसे जैसे ये लोग पकड़े जाएंगे या इनसे इन्वेस्टिगेशन होगी, तो फिर ही वो इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी। तो इस वक्त तो हम सिर्फ जो देख रहे हैं हमारे सामने अनफोल्ड हो रहा है, वो उन्हीं चीजों का शाखसानी है जो हम पहले देखते रहे हैं। जो इनकी 3.5 साल 4 साल हुकूमत थी, उसमें इनको जिस तरीके की सहूलतकारी मिली, उससे पहले जिस किस्म की सहूलतकारी मिल रही थी, जिस तरह इनके धरने को स्पॉन्सर किया गया, जब उससे पहले फैजाबाद धरने में भी चंद नाम ऐसे आ चुके थे। उसके बाद धरने के बाद इन्होंने खुद, जो साहब चेयरमैन PTI खुद कहते रहे हैं कि मैं अपने नंबर्स किस तरह से पूरे करता रहा हूँ, कौन मुझे हेल्प करता रहा है, चाहे वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना हो, चाहे वो उनका बजट पास कराना हो, हर चीज में वो ओपनली कहते रहे हैं कि मुझे हेल्प मिलती थी। और उसके बाद वो ये भी कहते रहे कि जिस वक्त फौज के लोगों ने ये कहा कि हम न्यूट्रल होने लगे, तो उन्होंने बड़ी ओपनली कहा कि न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ऑब्वियसली वो ये कह रहे थे कि मेरी हेल्प और मेरी सहूलतकारी जो पहले से हो रही है उसको जारी रखा जाए। और ये सहूलतकारी सिर्फ इन की तरफ से नहीं, हमने देखा कि अदलिया में भी कुछ ऐसे फैसले हुए जो कि बड़े ऑब्वियसली री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे। मसलन 63A को पंजाब असेंबली के हवाले से जो री राइट किया गया, मसलन के मियां नवाज शरीफ साहब जो कि 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर थे और मुल्क की बागदौड़ बड़ी अच्छे तरीके से चल रही थी, मुल्क तरक्की कर रहा था। जो बाहर की जो होती हैं एजेंट, जितने भी वो चीजें थी वहां पे अच्छी हमारी इंडिकेटर्स आ रहे थे।
तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब को इस बात पे हटा दिया गया कि उन्होंने एक अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली और मुल्क का चलता फिरता निजाम जो था उसको बिल्कुल एकदम से दरहम बरहम कर दिया गया। तो ये सरकारियां, ये सारी चीजें जो है डॉक्टर साहब इनकी कंटिन्यूएशन रही बाद में भी। डॉक्टर साहब ये तो आपने ठीक अपनी बातें बता दी, लेकिन इमरान खान साहब तो आज भी ये इल्ज़ाम आयद करते हैं, उन्होंने आज भी ये कहा है कि जी मुल्क, उनकी पार्टी को दबाने के लिए मुल्क को तबाह किया जा रहा है, और जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनके साथ जो मामला है वो उससे नहीं डरते, आप जुडिशल इंक्वायरी कराएं ताकि सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ सके। देखिए इंक्वायरी तो अब हो रही है ना, ये तो अब ये फौज का इंटरनल मामला है, वो अपनी इंक्वायरी करते हैं। फौज एक बहुत मुनज़्ज़म, बहुत डिसिप्लिन्ड अदारा है और मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से उनका एक इंटरनल मैकेनिज्म है उनका खुद एहतसाबी का, वो एक मिसाली है, और बल्कि बाकी इदारों को भी उससे मिसाल लेनी चाहिए और अपने अंदर हर एक को खुद एहतसाबी करनी चाहिए। सही, ये तो बात ठीक है कि इमरान साहब जैसे भी डॉक्टर साहिबा भी कह रही थी कि फ़ौज इंटरनली तो अपनी तहकीकात कर रही है और ज़ाहिर अपना एक एहतसाब का पूरा प्रोसेस है, लेकिन अब जब हम ये बात कहते हैं कि इसमें सिर्फ फ़ौज के कुछ लोग या पीटीआई के कुछ लोग मुलविस नहीं थे बल्कि और भी लोगों को हम बीच में शामिल कर रहे हैं, तो फिर इस सूरत में तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छी ऑप्शन है कि एक ही जुडिशल कमीशन बना दिया जाए जो कि फिर थॉरली इसमें एक पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ले, क्योंकि अब ये खुद डिमांड कर रहे हैं तो उससे भाग भी नहीं सकें और उसके थ्रू जो भी दूध का दूध और पानी का पानी आ जाए। इस तरफ क्यों हुकूमत आने से कतरा रही है? अच्छा समीना, देखें जो इंक्वायरी है ना वो मुल्जिम पार्टी की ख्वाहिश पे नहीं हो सकती, ना उस तरीक़ाकार पे हो सकती है, और जहाँ तक ये फ़ौज के एहतसाबी अमल या इसकी बात है तो आर्मी एक्ट के मुताबिक कोई इस तरह की अगर चीज़ होती है तो उनके मुताबिक उसमें ये ऑप्शन मौजूद है कि सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लोग ही नहीं बल्कि जो सिविलियन हैं अगर वो भी उसमें रिलेटेड हैं तो वो भी, उनका मामला भी फ़ौज की जो जैसे इनका कोर्ट मार्शल हो रहा है उसी तरह से उनकी तहकीकात भी फ़ौज उनको तहकीकात ना सिर्फ कर सकती है बल्कि फ़ौजी अदालतों में उनको सज़ाएँ भी हो सकती हैं। ये आइन में प्रोविज़न मौजूद है, आर्मी एक्ट में ये प्रोविज़न मौजूद है। अब मामला ये है कि ये तो चीज़ें अब इंक्वायरी जब फौज ने अब ये शुरू की, ये तो आइन में नहीं है कि सिविलियंस का फौजी ट्रायल हो सकता है। ये आर्मी एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ये इमरान साहब मेरा ख्याल है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बनाया गया था उसके अंदर एक इसमें कोई गुंजाइश देने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो भी इतनी वाज़ेह शिक नहीं है कि जिसमें आप ये कह सकें कि किसी को भी उठा के मैं आपसे फिर कह रहा हूँ आर्मी एक्ट में ये ऑप्शन मौजूद, और ये नहीं है कि किसी को भी उठा के, यहाँ पे मामला ये नहीं है कि किसी को भी उठा के, यहाँ पे मामला है एक साबक ISI चीफ का, और फौज जो ये इंक्वायरी कर रही है, वो तो क्लियर हो गया ना, जो उनके बंदे हैं वो तो वो कर रहे हैं। नहीं, जो उस मामले में अगर सिविलियन भी हैं तो उनका ट्रायल भी फौजी अदालत में हो सकता है। बहरहाल इस पे मैं मेरा ख्याल है कि कोई इस पे कानूनी माहिर ज़्यादा बेहतर बता सकता है, लेकिन इसमें अब एक चीज़ और भी है बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तरफ हम देख रहे हैं कि 9 मई के मुकदमात अदालतों में भी चल रहे हैं और वो मुख्तलिफ सूबों की मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे हैं, फिर फ़ौज एक अलग से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, फिर उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि इसके ऊपर सियासी बयानिया जो है वो भी हर तरफ से बन रहा है, वो भी बना रहे हैं PTI वाले और दूसरे भी। तो ये वैसे एक मेरे आपके नज़दीक या मेरे नज़दीक क्या ये बेहतर ऑप्शन है कि सारी जगह जगह पे जो इंक्वायरी हो रही है अगर एक ही इसके ऊपर कमीशन बने और उससे एक थॉरो इंक्वायरी हो जाए तो वो सबके लिए काबिल कबूल भी हो और उसमें हर चीज़ फिर खुद ही सामने आ जाए, बजाय इसके कि अब हर कोई उसके ऊपर अलग अलग अपना फैसला दे। सुमीना देखिए, मेरी तो ज़ाती राय ये है कि ये कमीशन अब नहीं बनना चाहिए बल्कि उसी वक्त बन जाना चाहिए था, और अब तक उसकी तहकीकात मुकम्मल हो जानी चाहिए थी। उसकी वजह यह है कि अब आप ये देखें कि इस वाक़े को कितनी देर हो चुकी है। ठीक बात। अब अभी तक अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी कमीशन बने और उसकी तहकीकात हो तो अब तक तो कितने ही सबूत खत्म हो चुके होंगे, कितने ही सबूत मिट चुके होंगे, कितने ही सबूत जो हैं उनकी हैसियत बदल चुकी होगी। तो ये मामलात हम पता नहीं वो मुनीर नियाज़ी साहब की
वो थी ना नज़म के हमेशा देर कर देते हैं। तो हम सब हर मामले में, हर सेंसिटिव मामले में जानबूझ के शायद देर कर देते हैं कि सच सामने ना आ सके। इसमें अब जी थोड़ा सा हम जरा पीटीआई के जो इंटरनल रिफ्ट हैं उसके हवाले से भी बात कर लेते हैं। शेर अफजल मरवत साहब की इमरान साहब आज जो मुलाकात हुई है, शेर अफजल मरवत साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद वो बड़े दबंग अंदाज में बाहर आए और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करके कहा कि गिले शिकवे दूर हो गए, अब वो पार्टी क़यादत के खिलाफ कोई बयानबाजी भी नहीं करेंगे और एहतजाज का भी उन्होंने अलम बुलंद कर दिया है कि जी एहतजाज भी होगा और वो उसको मामलात को लेकर चलेंगे आगे। तो क्या आपको लगता है शेर अफजल मरवत साहब अब मोहतात रहेंगे और पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे? अच्छा जी, पहली बात तो ये कि जो आम कारकुन है या वोटर सपोर्टर है पीटीआई का, उसके लिए तो आज खुशी की खबर है। शेर अफजल मरवत साहब आम जो कारकुन है उसके लिए एक बड़ी एनर्जी वाली शख्सियत है। लोग समझते हैं पीटीआई के चाहने वाले कि उन्होंने मुश्किल वक्त में बड़ी दिलेरी के साथ जमात का साथ दिया। लेकिन जो आपका सवाल ये है कि जनाब वो मोहतात होंगे तो नहीं, तो वो इन बिल्ट एक फॉल्ट ऐसा है कि वो मुतात हो नहीं सकते। उसकी बुनियादी वजह ये अगर वो मुतात होंगे तो वो शेर अफजल मरवत नहीं हो सकते। अब आप देखें कि आज उन्होंने इस गुफ्तगू में भी जो कहा कि जी मैं खुद लीड करूंगा और खुद जिम्मेदारी लूंगा, मैं इमरान खान से भी नहीं पूछूंगा। मैं इमरान खान से भी नहीं पूछूंगा। और दूसरी बात ये कि अगर 9 मई हो जाए तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। यानी आप पहले जो 9 मई हुआ, आज आपने ये तो तस्लीम कर लिया कि 9 मई हुआ और सियासी एहतजाज में ही हुआ। तो अब आप तो जब जज्बात में बंदा बातें करता है ना, तो बहुत सारी बातें वो उसका वो मकसद नहीं होता जो वो कर जाता है, या गैर ज़रूरी बातें भी हो जाती हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब माशाल्लाह जो है ना, मेरे तो फेवरेट आदमी है, लेकिन वो है माशाल्लाह इस तरह की तबीयतन कि वो मुतात रह नहीं सकते। तो आपको लगता है कि इससे उनकी वापसी से अगर वो एहतजाज लीड करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा एहतजाज में, पीटीआई में कोई नई हम जान पड़ती हुई देखेंगे? क्योंकि ये जो क़यादत है इसके ऊपर तो खुद पीटीआई के अपने कारकुन भी ये तनकीद करते हैं कि वो एहतजाज नहीं करते, जलसे मनसूख कर देते हैं। अब 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे की कॉल है तरनौल के मकाम पर, इसमें भी शेर अफजल मरवत साहब का कहना है कि जी बेशक एनओसी मिले ना मिले हमने जलसा करना है। तो आपको लगता है कोई फ़र्क पड़ेगा सड़कों पर तहरीक में? देखिए, मुझे ये लगता है कि शेर अफजल मरवत साहब कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन उनका इम्तहान असल ये है कि क्या वो पंजाब में और ख़ास तौर पे लाहौर में कुछ जलसा करने में कामयाब होते हैं। तो मुझे बज़ाहिर इसका जवाब ना में नज़र आता है। उनका इम्तहान असल ये है कि वो पंजाब में लाहौर में आके क्या करते हैं। अगर वो केपी में करते हैं तो केपी में तो पहले भी हो रहे थे, इस्लामाबाद में करते हैं तो वो भी उस तरह मायने नहीं रखता। असल पंजाब इस वक्त ऐसी जगह है जहाँ पीटीआई इस वक्त स्ट्रगल कर रही है, लीडरशिप के बगैर लीडरशिप नहीं और मैदान पे कमजोर है। अभी तक वो यहाँ को काबिल जिक्र एहतजाज नहीं कर बहुत बड़ा कोई इज्तिमा नहीं कर सकी। तो अगर वो काबिल जिक्र एहतजाज करने में यहाँ कामयाब हो गए तो फिर तो उनकी जीत है। लेकिन आपको इमरान साहब फिर भी लगता है कि जो इंटरनल मैटर्स थे पीटीआई के वो अब सॉल्व हो गए हैं, या क्योंकि अभी केपी हुकूमत के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं, वहाँ पर एक जो सूबाई वजीर हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, फिर उन्होंने करप्शन के कुछ एलिगेशंस भी लगाए हैं इनके ऊपर हुकूमत के हवाले से, और उसके बाद फिर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने जो फोकल पर्सन थे उनको आज डी नोटिफाई कर दिया, जुनेद अकबर को। वहाँ पे भी मामलात बड़े मशकूक से हो रहे हैं। तो आपको क्या इससे क्या तासुर मिले कि अगर एक तरफ से मामला संभाला जाता है, अभी पंजाब से हमाद अजहर ने पिछले दिनों इस्तीफ़ा दिया जो कि बाद में मुस्तरद कर दिया गया कोर कमेटी की तरफ से, अब उसके बाद उधर से ये खबरें आ रही हैं कि केपी में भी सब अच्छा नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये इतनी इंटरनल रिफ्ट्स किस लिए इतनी सामने आ रही हैं? देखें, बात ये है कि ये रिफ्ट अभी ख़त्म नहीं होगी, मज़ीद बढ़ेंगी। और जब तक इमरान खान रिहा नहीं हो जाते या खुद आके क़यादत नहीं संभाल लेते, उस वक्त तक ये मामला इसी तरह रहेंगे। देखिए, मामला ये है कि आप हमाद अजहर साहब की आपने बात की, हमाद अजहर साहब वाला मामला हल नहीं हुआ। हमाद अजहर साहब वाला मामला देखें, मियां असलम इकबाल साहब का ग्रुप और है, हमाद अजहर साहब का और है। कुछ लोगों का ख्याल है कि हाफिज फरद को हमाद अजहर साहब ने पार्लिमानी लीडर बनाया था, इसलिए मियां असलम इकबाल साहब को ये अच्छा नहीं लगा। हालांकि किसी ज़माने में इम्तियाज बड़ाई को बनवा दिया। इसलिए आपको याद होगा कि किसी ज़माने में तो इन दोनों की बड़ी दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद इख्तलाफात हो गए, फिर ये मामलात हो गए। अब लाहौर के जो सदर थे उसके हवाले से तो ये सारी खिचड़ी पकी हुई है। ये उस वक्त तक हल नहीं हो सकती जब तक अब्बा एक ना हो। अभी पीपल्स पार्टी का अब्बा, सॉरी पीटीआई का अब्बा एक नहीं है, अभी कई अब्बे हैं, तो वो अब्बे नहीं डब्बे हैं। इमरान खान साहब जब तक इसको आके नहीं संभालेंगे ये चीज़ें इसी तरह से रहेंगी।
बाकी रहेगी बात केपी की, तो केपी में आप देखें शकील खान साहब 10 साल मिनिस्टर रहे हैं। पीटीआई के अपने लोग हों या उनके मुखालिफ हों, वो उनकी ईमानदारी की, उनकी शराफत की बात करते हैं, कसम खाते हैं। जुनेद साहब को आज हटाया गया तो जुनेद जो है उनका कसूर ये था कि कल उन्होंने शकील खान के हक में बात कर दी थी, उनकी तारीफ कर दी थी, तो वहाँ भी एक मामला इसी तरह से चल रहा है। ये भी सुना है कि 2-3 और वुज़रा हैं जिनके हवाले से अब ये मामला है, तो वहाँ अब केपी में भी ये चीज़ें पक रही हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनका अपना एक एग्रेसिव स्टाइल है, अब उनको वो अगर वो साथ सबको लेकर नहीं चलेंगे तो मज़ीद इस्तीफे आएंगे। ठीक है, चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं जी। वापस आकर कुछ मुल्क की मईशत के हवाले से भी बात करेंगे और फिर उसको आगे लिंक करेंगे कि एक मईशत हमारी वो भी है जो इस वक्त IT सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन वो भी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी हम मज़ीद डिस्कस करने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। और मईशत की बात हो रही है तो इसमें अब खुद इत्तेहादियों ने भी शिकायतें की हैं कि ये क्या सिर्फ बिजली के बिलों में पंजाब को रिलीफ दे दिया गया है। मुस्तफ़ा कमाल ने भी आज इस पे बात की है, इसके अलावा जमात इस्लामी की तरफ से भी आवाज़ उठी है और भी लोग ये बात कर रहे हैं। आज मैं मुर्तज़ा वहाब को सुन रही थी, वो भी ये बात कर रहे थे कि सबको यकसा रिलीफ मिलना चाहिए मुल्क में। तो ये जो PMLN की तरफ से जो ऐलान किया गया है इसके ऊपर क्या बज़ाहिर हमें लगता है कि इत्तेहादी जमातें भी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। डॉक्टर साहिबा एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा, ये तो अच्छा ऐलान था, अगरचे सिर्फ 2 महीने का ही इसमें कुछ फ़ायदा मिलता आवाम को, लेकिन बहरहाल कितना भी मिले थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर मिलता। लेकिन ये आपकी अपनी इत्तेहादी जमातें इसके ऊपर तनकीद भी कर रही हैं और कुछ तज्ज़ियाकारों का ये ख्याल है कि इससे तासुर ये गया है कि PMLN ने ख़ुद को जैसे पंजाब की पार्टी के तौर पर ही एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने वहीं तक अब महदूद कर लिया है अपने आप को। जी देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है। फेडरल गवर्नमेंट ऑलरेडी एक सब्सिडी दे चुकी है 200 यूनिट्स तक के लिए, 500 बिलियन की 50 बिलियन की सब्सिडी दी है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, वो 3 महीने के लिए है। और अब ये जो पंजाब ने कदम उठाए, ये CM साहिबा की तरफ से हर सूबे का अपना बजट होता है, ये सूबे की अपनी इस्तेहकाक है तो अपने बजट को कहाँ इस्तेमाल करें। अब ये पंजाब की तरफ से CM साहिबा ने किया है कि 45 बिलियन का उन्होंने एक सब्सिडी दी है 500 यूनिट तक, ताकि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी हेल्प भी होगी और तमाम लोगों को। ऑब्वियसली इतना ज्यादा बिल है, इतना ज्यादा महंगाई है कि इसमें जितना भी हम एफर्ट करें, जितनी भी कोशिश करें कि लोगों को बिजली के बिलों की तरफ से कुछ रिलीफ आ सके, तो उसकी कोशिश है। मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा एक इकदाम है जिससे लोगों को 2 महीने ये जो बहुत ज्यादा गर्मी होती है इसमें ज्यादा बिल्स आते, बहुत मेजर रिलीफ लोगों को मिलेगा। बाकी सूबों को बल्कि इससे एक अच्छा आइडिया उनको मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ 47 अरब रुपए मजीद ऐसा लग रहा है कि सार्फिन पर मुंतकिल करने की तैयारी हो रही है, ये भी खबरें आ रही है कि मजीद नर्ख बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये तो बड़ा अजीब सा मामला है। ऐसा लग रहा है कि एक तरफ से जेब में डाले जाते हैं तो दूसरी तरफ से जेब से निकाल लिए जाते हैं। अगर एक तरफ रिलीफ मिलता है तो किसी और चीज़ का पेट्रोल महंगा हो जाता है, वो रिलीफ उधर पूरा हो जाता है। तो ये तो एक ऐसा सर्कल सा बन गया है कि जिससे डायरेक्टली आवाम को जो रिलीफ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। देखिए, 14 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने पेट्रोल को भी सस्ता करने का ऐलान किया था। ये आवाम के लिए उन्होंने बल्कि एक खास तोहफा दिया कि पेट्रोल भी सस्ता हुआ, अब बिजली भी सस्ती हो रही है। प्राइम मिनिस्टर एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान भी जल्दी ऐलान करेंगे जिसका, तो देखिए मुल्क बहुत मुश्किल हालात में से गुजरा था, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब उसमें से निकालने में जाहिर है टाइम भी लग रहा है, एफर्ट भी लग रही है। पहले तो मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया गया, अब बाकी चीजों को, और प्राइम मिनिस्टर का जो फोकस है वो स्पेशली इसी चीज पे है कि पावर सेक्टर में और FBR के अंदर बेहतरी लाई जाए, इसमें रिफॉर्म्स किए जाए और किसी किस्म की चोरी, जो बिजली चोरी होती रही है उसके ऊपर भी बहुत सख्त किस्म का क्रैकडाउन किया जा रहा है काफी देर से। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आपने अभी वजीर आज़म के मुआशी प्लान के हवाले से भी बात की, तो आप ये फरमाइएगा कि ये प्लान जो है इसके अहम हद्दोखल क्या होंगे, इसमें क्या ऐसा होगा कि जिससे अवाम को वाकई रिलीफ भी मिल सके और पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात दूर भी हो सके।
चंद चीजें तो देखें ना, इसमें ऐसी है कि एफडीआर को जैसे डिजिटलाइज किया जा रहा है, जैसे कि एफडीआर के अंदर जो हरासमेंट का एलिमेंट था, लोगों को तंग करने का एलिमेंट था, वो भी ठीक हो जाएगा, और जो टैक्स चोरी का एलिमेंट है वो भी ठीक हो जाएगा, ताकि टैक्स में बढ़े। और स्पेशली उनकी ये भी ख्वाहिश है कि जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर बोझ कम से कम पड़े, और जो ज्यादा अमीर तबका है या जिनको एलीट कहा जाता है उनको अपना इस वक्त फर्ज अदा करना चाहिए। उसके अलावा एक कमेटी उन्होंने तश्कील दी है, अभी वो कमेटी ने क्या फैसले करने हैं वो चंद ही दिनों में सबके सामने आ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर ये सब सवाल उठा रहे हैं कि जो इसहाक डार साहब हैं उनको भी इस हवाले से गाइड करने के लिए कहा गया है वज़ीर आज़म की तरफ से, तो फिर पहली बात भी उन पे यही तनकीद थी कि इत्तेहादी भी उनके ऊपर शायद उस तरह से एतमाद नहीं रख रहे थे, और लोग तो ये तनकीद कर रहे थे कि इसहाक डार साहब जब पहले PDM-1 में भी लाए गए एज वज़ीर ख़जाना तो तब भी वो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं ला सके, बल्कि उल्टा हमने चीज़ें और ज़्यादा महंगाई होते देखी, मईशत की और नुकसान ही होते देखा। तो अब क्या आउट ऑफ द वे जाके वो कर पाएंगे? बार बार वही चीज़ें नहीं आजमाई जा रही हैं आपके ख्याल से? इसहाक डार साहब बिल्कुल कमेटी को हेड वही कर रहे हैं, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है वो, लेकिन उस कमेटी के अंदर और भी सारे लोग हैं, डिफरेंट हैं उसमें, प्लानिंग और डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं और फाइनेंस मिनिस्टर है, मजीद और सारे। और इसमें देखिए PDM-1 जो आप कह रही हैं, उस वक्त हालात बहुत मुश्किल थे, उस वक्त सिर्फ ये फोकस था कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया जाए। ये एक बहुत मुश्किल, और हमने अपनी सियासत को दाव पे लगा के एक सियासी कीमत उसकी भी हमें देनी पड़ी। जाहिर है लोग यही कहते हैं कि अगर कोई आई है गवर्नमेंट तो जल्दी रिलीफ दे, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना एक बहुत मुश्किल काम था। अभी हमने इस चीज के ऊपर डेवलपमेंट प्लान के ऊपर, ताकि जो इकोनॉमी है हमारी उसके अंदर इस्लाहात हो इस किस्म की हो कि जो लॉन्ग टर्म हो, और उन लॉन्ग टर्म का अब फायदा हो। देखिए जिस वक्त 2018 से पहले आपको याद होगा कि 4% महंगाई थी, 6% ग्रोथ थे, पाकिस्तान चल रहा था। उस वक्त हम पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज भी आ रही थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही थी, तो उस वक्त के हालात जो थे बहुत मुख्तलिफ। 2022 में भी वैसे 6% ग्रोथ थी, लेकिन ये अदादो शुमार हमारे ऊपर नीचे जो होते हैं वो हम देख ही रहे हैं। एक सवाल मुझे आपसे जरूर करना है डॉक्टर साहिबा, वो खास तौर पर IT सेक्टर के हवाले से कर रहा है। इंटरनेट क्यों स्लो डाउन किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से? फायरवॉल की इंस्टॉलेशन से अब जो एक तखमीना है वो इस तरह से बताया जा रहा है कि कोई $300 मिलियन का या $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है, और 25 लाख फ्रीलांसर्स जो हैं वो बेरोजगार हो सकते हैं। इतना बड़ा एक मईशत का हिस्सा है जो इस वक्त इस कारोबार से वाबस्ता है, इस तरफ आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? इतना नुकसान हो रहा है, इस तरफ क्यों आप लोगों का कोई ध्यान नहीं नजर आ रहा? देखिए, एक तो मैं ये बात जरूर कहूंगी कि जितनी फिगर्स बताए जा रहे हैं उतना ज्यादा ये नहीं है नुकसान जो हो रहा। हाँ, उसके बावजूद आई थिंक कि इसके ऊपर जल्द से जल्द काबू पाना चाहिए, बिकॉज थोड़ा भी अगर हो रहा तो हमारे फ्रीलांसर्स या हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका नुकसान किसी भी किस्म का नहीं होना चाहिए। स्पेशली जो फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए ये बड़ा मुश्किल टाइम है, क्योंकि उन्होंने अपना उनका तो डे टू डे एक चीज चल रही होती है, और जो आम आवाम है उसको भी इस चीज से काफी मसले और मुश्किलात आ रही हैं। तो मेरा ख्याल है IT के जो मिनिस्ट्री है वो ज्यादा आपको अच्छा इस बात का जवाब दे सकेगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि इस पे ये जरूर कोशिश की जा रही है कि जल्दी इस मामले का इस तरीके से हल निकले कि फायरवॉल के जो अपनी है, आपको पता है कि हमारे मुल्क में जिस किस्म की डिजिटल दहशत गर्दी हो रही थी, जिस किस्म के बाहर से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, गैर मुल्की शख्सियात और ज़राया अबलाग के राब्ते भी थे, और इस किस्म के रियासत मुखालिफ कुछ एजेंडा भी चल रहा था। तो इन सारी चीज़ों पे काबू पाना, हेट स्पीच पे या इन चीज़ों पे काबू पाना एक अपनी जगह पे ज़रूरी होता है अमल हर रियासत के लिए, हर मुल्क के लिए। लेकिन इस जो तकलीफ है या जो नुकसान है, मैं आपसे एग्री करती हूँ कि जल्द अज जल्द इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। अच्छा। और मेरा हाल है कि गवर्नमेंट इस पे कोशिश कर रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, यह फरमाइएगा कि एक तरफ तो नया माशी प्लान आ रहा है और हुकूमत सरमायाकारों को बाहर से लाने की कोशिश में मसरूफ़ है, दूसरी तरफ बहुत से मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ से कूच कर रही हैं, तो हुकूमत उनको रोकने के लिए क्या इकदाम कर रही है? देखिए, हुकूमत ने अभी जैसे कि
टूरिज्म को भी इंकरेज करने के लिए 126 मुल्कों को वीजा फ्री एंट्री दी है, जिससे लोग आएंगे, यहाँ पे आके देखेंगे चीजों को, इन्वेस्टर्स भी आएंगे, टूरिस्ट भी आएंगे, पाकिस्तान के हालात देखेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है उसको देखेंगे। ये मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बहुत बड़ा ये है। और दूसरा, मुल्क में जब सियासी स्टेबिलिटी आएगी और सियासी एक लोगों को ये कंफर्ट जाएगी कि ये मुल्क सियासी तौर पे स्टेबल है, मुआशी तौर पे ये अपना पाँव पे दोबारा खड़ा हो रहा है, इसके अंदर बदअमनी या इंतशार खत्म हो रहा है, तो उस वक्त फिर लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगी और अपने मुल्क के अंदर से भी इन्वेस्टमेंट होगी। उसके अलावा जो है ट्रेड के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का खास तौर पे ये तवज्जो है कि ट्रेड हमारी बढ़नी चाहिए, हमारी नहीं, लेकिन यहाँ से कूच करने वाली कंपनियों को रोकने के लिए हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, जब मैं आपको बता रही हूँ कि जिस वक्त ये सारी चीजें स्टेबलाइज होंगी ना, तो जो कंपनीज कूच कर रही है वो जाहिर है सियासी इंतशार या सियासी हालात को देखते हुए या माशी, तो हर चीज में अभी वक्त बजाहिर ऐसा लग रहा है कि लगेगा और फौरी तौर पर कोई चीज़ों में बहुत तेज में बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही, लेकिन डॉक्टर साहिबा फरमा रही हैं कि प्लान पूरे किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रही। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर जैसे कि IT सेक्टर के हवाले से ख़ास तौर पर बात हो रही थी, तो मुल्क में जो फायर वॉल इंस्टॉल की जा रही है और फिर उसके साथ जो बंदिश है इंटरनेट की या उसका स्लो डाउन होना है, इसके हवाले से जो मईशत का नुकसान है, इसके ऊपर तफसीली बातचीत करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। जी, हर कोई परेशान है इस वक्त, जो आम घरेलू सारिफ हैं वो भी जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सुस्त रवि का शिकार है इंटरनेट की इस वक्त जो रफ्तार है, और फिर जो फायरवॉल की इंस्टॉलेशन है उसकी वजह से भी बड़े मसाइल हैं और लोग इसके ऊपर इस हुकूमत को काफ़ी तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि कौमी सलामती के लिए कुछ ज़रूरी इक़दाम हैं जो किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उससे जो इस सारे मामले से जुड़ी हुई मईशत है वो बड़ी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। जैसे हमने पहले सेगमेंट में डिस्कस भी किया कि तकरीबन अंदाज़ा है कि 25 लाख फ्रीलांसर्स जो हैं इससे बेरोज़गार हो सकते हैं अगर यही सूरत हाल रही, और फिर बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी जो हैं इसकी वजह से मुल्क से रवाना हो रही हैं, कूच कर रही हैं, बिजनेस समेट रही हैं। तो इसी हवाले से आज खास तौर पर बात करेंगे। आज हमारे साथ पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के जो सीई हैं मुदस्सिर सलीम मलिक साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। आप एक्सपर्ट हैं इन मामलात पर। मुदस्सिर सलीम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान साहब सवाल करना चाहते हैं। मुदस्सिर साहब, बड़ा बेसिक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। लोग ये जानना चाहते हैं कि फायरवॉल की बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन ज़रा ये बता दें कि फायरवॉल है क्या और ये कैसे काम करती है, और यहाँ पाकिस्तान में इसके क्या मकासद है हुकूमत के इसे लगाने के लिए? बहुत शुक्रिया इमरान साहब। देखिए, फायरवॉल का जो बेसिक मकसद होता है वो एक्सटर्नल थ्रेट्स को किसी भी नेटवर्क के ऊपर आने से रोकना होता है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर इसकी जो डिप्लॉयमेंट है, आप यही समझें कि पाकिस्तान में आने वाली ट्रैफिक या पाकिस्तान से बाहर जाने वाली इंटरनेट ट्रैफिक के ऊपर एक DPI, डीप पैकेट इंस्पेक्शन इंप्लीमेंट की जाती है। ठीक है, ताकि आप ये देख सकें कोई ऐसा मवाद जो कि पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए बहुत ज़्यादा कहते हैं ना हसास है, वो कहीं से ब्रीच ना हो रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा ये कि ऐसी कोई एक्टिविटीज जिसकी वजह से अंदरूनी खाना जंगी हो सकती है, ऐसा कोई हेट स्पीच का कंटेंट जो है वो कहीं पे डेलिबरेटली जो है स्प्रेड ना किया जा रहा हो, उसको ट्रैक करने के लिए, उसके सोर्सेस तक पहुंचने के लिए, उसके कहते हैं ट्रैक बैक करने के लिए, उसकी रूट तक जाने के लिए फायरवॉल्स को नॉर्मली इंप्लीमेंट किया जाता है। और ये फायरवॉल की इंप्लीमेंटेशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है जी, इसके अलावा और भी ममालिक में है। लेकिन जिस तरीके से हमने उसके ऊपर हमारी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है उसकी इंप्लीमेंटेशन के दौरान बिलखुसूस, मेरे ख्याल में वो हमारे लिए बड़ा परेशान। मैं इसकी तरफ तो भी आती हूँ मलिक साहब, लेकिन ये फरमाइएगा कि बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि किसी भी किस्म का VPN अगर हम इस्तेमाल करते हैं
तो कोई भी फायरवॉल हो उसको आराम से आप यानी गैर मौसर कर सकते हैं और उसके थ्रू आप जो मर्जी ऐप यूज़ करें। और इसका एक इस वक्त हम देख भी रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल एक्स की सूरत में, जो कि वैसे ऑफिशियली बैन है, लेकिन हुकूमत समेत माशाल्लाह वज़ीर आज़म, पूरी कैबिनेट, तमाम इदारे, हर कोई VPN को इस्तेमाल करके और ट्वीट्स भी करता है और सब माशाल्लाह धड़ल्ले से करता है। हालांकि VPN भी गैर कानूनी है, लेकिन ये गैर कानूनी काम सारे माशाल्लाह कर रहे हैं और बड़े धड़ल्ले से कर रहे हैं। तो ये बात दुरुस्त है वैसे कि VPN के थ्रू आप कोई भी फायरवॉल को गैर मुतासिर कर लें? देखिए, आप फायरवॉल को गैर मुअस्सिर नहीं करते हैं VPN के थ्रू। देखें, आपको ऐसी समझें कि आपने एक सीधा रास्ता लेना था, लेकिन अभी आप VPN के थ्रू जो है खुद को एक राउट A, राउट B, राउट C, राउट D के थ्रू वहां से निकाल रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को समझे सिक्योर करके। इस वजह से ऐसा लगता है कि आपने VPN के थ्रू अपनी फायरवॉल को बाईपास कर दिया। फायरवॉल बाईपास नहीं होती, फायरवॉल एक रीराउट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि आपने कोई मार्का मार ली है। ओरिजिनली देखें, VPN के मुताबिक दो डिफरेंट किस्म की राय हैं। जब हम कहते हैं ना कि VPN लीगल है या इलीगल है, VPN ओरिजिनली इलीगल के एलिमेंट में वैसे आना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं, ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर ओपन नहीं होती हैं, ठीक है। ये ऐसे बहुत से लोग हैं जो, फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल बाय नेम ही दे देता हूँ कि अगर बैंक ऑफ अमेरिका की वेबसाइट पाकिस्तान में नहीं खुलती और पाकिस्तान कोई अमेरिकन खुद आया हुआ है या कोई गेस्ट आए हुए हैं जिनका जो कि यूएस से बिलोंग करते हैं, तो अब वो क्या करें, ठीक है। आपने तो अब आप ऑब्वियसली वहां पे VPN यूज करके ही अपने बैंक्स को एक्सेस कर रहे होंगे ना। सो दिस इज काइंड ऑफ अ डिवीजन कि VPN सही है या गलत है। लेकिन इस करंट सिचुएशन के अंदर आप VPN के थ्रू चीजों को बाईपास नहीं करते, आप उसको टेम्पोररी फिक्स करते हैं। मगर इस टेम्पोररी फिक्स का बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आप करते ये कि सबसे पहले आपका IP जा रहा था, जो IP जा रहा था वो जा रहा था पाकिस्तान से। जब आपने VPN कनेक्ट किया तो आपने यही शो करवाया कि आप पाकिस्तान में नहीं है, इस टाइम पे आप US में हैं। वो VPN डिस्कनेक्ट होकर जब रिकनेक्ट होता है तो वो, क्योंकि फ्री VPNs हैं, उनको फास्टेस्ट सर्वर चाहिए होता है, वो नीदरलैंड की किसी IP को कनेक्ट करता है। तो आप जिस सिस्टम को एक्सेस कर रहे होंगे वो उसको सिक्योरिटी ब्रीच का एक प्रोटोकॉल होते हैं, उसके ऊपर उसको अलर्ट जनरेट कर देगा यार ये एक ही रिक्वेस्ट है, ये 3 डिफरेंट मुल्कों से आ रही है। अब ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अभी यहाँ बैठा हूँ और अब 30 सेकंड के बाद मैं नीदरलैंड चला गया हूँ, 30 सेकंड के बाद मैं US आ गया हूँ। तो वो उसको सिक्योरिटी ब्रीच के तहत वैसे भी डिसेबल कर देती है या टेम्पोररी ब्लॉक कर देती है। तो यस, VPN के नुकसान भी हैं और VPN इज नॉट एन अल्टीमेट कहना चाहिए ना सोल्यूशन फॉर दीस सॉर्ट ऑफ इश्यूज। अच्छा मुदस्सिर साहब, ये फरमाइएगा कि आमतौर पर यह कहा जाता है कि फायरवॉल से इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाती है, तो इस मसले का क्या हाल है? अगर पाकिस्तान में ये होगा तो फिर तो इसी तरह स्लो ही रहेगा काम। सर, फायरवॉल की इम्प्लीमेंटेशन पर देखना डिपेंड करता है। आप जितना ज्यादा मैं इसकी मिसाल ऐसी देता हूँ कि आपके घर में अगर फॉर एग्जांपल 8 से 10 लोग हैं, अब वो घर से बाहर जा रहे हैं और अंदर जाना उन्होंने, आप हर एक को रोक के उसकी तलाशी लें, फिर आप उससे बात करें, जी आप क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, और फिर वो बारी बारी बाहर जाएं, फिर जब वो अंदर आ रहे हैं तो फिर आप उनसे पूछ रहे हैं बार बार, तो ऑब्वियसली एक प्रोसेस तो स्लो कर दिया आपने, ठीक है, इन एंड आउट का। पाकिस्तान के अंदर हमारी जो अगर इसको डिजिटल वॉरफेयर के अंदर लेके जाएं तो ठीक है, हमारा उसकी यूटिलाइजेशन बनती है, लेकिन मैं इस चीज के साथ शायद 100% मुत्तफिक नहीं हूं कि यार इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से की जाए कि आप इतना लैग क्रिएट कर दें किसी कम्युनिकेशन के अंदर, जो कि इस टाइम पे हमारे लिए बहुत ज्यादा कैटास्ट्रॉफिक हुआ है। ठीक है, हमारे बिजनेसेस लूज कर रहे हैं, ई-कॉमर्स इंडस्ट्री लूज कर रही है, फ्रीलांसर्स को इसमें बहुत नुकसान हो रहा है। ये इंटरनेट की स्पीड इस वक्त फायरवॉल की वजह से ही कम है, क्योंकि अभी तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हमारे पास नहीं हुई है। अच्छा, ये फरमाइएगा मलिक साहब कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी ये $300 मिलियन का नुकसान है, कोई $500 मिलियन कहता है। आप कुछ हमें रफ एस्टिमेट दे सकते हैं कि ये इंटरनेट के जो इश्यूज हैं इसकी वजह से कितना पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हो रहा है और कितने लाख लोग मुतासर हो सकते हैं? मुहतात अंदाजे के मुताबिक जो कि पाशा ने अपनी रिपोर्ट्स कंपाइल की है, $300 मिलियन का नुकसान हमें हो चुका है ऑलरेडी। अच्छा, ठीक है। अब $300 मिलियन का नुकसान शायद ना मैं बर्दाश्त कर लूंगा,
या मैं आपको ये कह सकता हूँ कि यार अगले 3 से 6 महीने में या 1 साल के अंदर ये मॉनेटरी लॉस जो है ये हम रिकवर कर लेंगे, ठीक है। मगर आप मुझे इस चीज के ऊपर सोचते हैं कि थोड़ा सा सोचे ना कि यार जो हमें रेपुटेशनल लॉस हुआ है वो कैसे पूरा होगा, क्योंकि दुनिया में हमारे हमसाए मुल्क में या आगे पीछे सबसे बड़ी न्यूज ये चल रही है कि पाकिस्तान में इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है इस टाइम पे। या जैसे फाइबर जैसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन नो लेस देन 2.5 से 3 लाख यूजर, मैं एक सेफ नंबर आपको दे रहा हूँ, 2.5 से 3 लाख फ्रीलांसर सिर्फ पाकिस्तान में यूज करता है और उनके अकाउंट्स को टेम्पररी बंद किया जाता है या वहां पे न्यूज वहां पे एक टिकर दे दिया जाता है कि जी आप इस फ्रीलांसर के साथ काम फिलहाल ना करें क्योंकि आप अभी इनके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए ना, ये आपने अब इस किस्म के जो आपके कहना चाहिए ना जो रुकावटें आ गई, बैरियर्स दे दिए, ठीक, एग्जैक्टली। अब ये बैरियर्स जो है ये आपका रेपुटेशनल लॉस है। वैसे पाकिस्तान ग्लोबली नंबर 3 नंबर 4 रैंक करता है फ्रीलांसिंग के अंदर। अब नंबर 3 नंबर 4 रैंक करने वाली इकोनॉमी जो है फ्रीलांसिंग में, अगर आप उसको ये कहें कि इसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो आप अंदाजा करें कि वेयर डू वी स्टैंड। अच्छा मुदस्सिर साहब, फिर ये बताएं, आप तो एक एक्सपर्ट हैं, डिजिटल दहशतगर्दी जो है, डिजिटल दहशतगर्दी से बचने का फिर क्या मुनासिब तरीका क्या है? सर, डिजिटल दहशतगर्दी से बचने का कोई और तरीका नहीं है अनलेस एंड अनटिल हमारे पास वो ऐसे सिस्टम्स ना इन प्लेस हो जिससे आप लोगों को ट्रैक बैक कर सकते हो कि यार ये चीज रूट कहाँ से हुई है, इसका रूट कॉज कहाँ से है, ये इनिशिएट कहाँ से हुई है। तो आपके पास देखें, सर्विलेंस इज अ डिफरेंट थिंग, breach of privacy is a different thing. When it comes to firewall is kind of a protection system. मैं अगर आपको एक blunt thought इसके ऊपर दूं तो शायद मैं आपको ये भी इस चीज के हाथ में नहीं है तो पाकिस्तान के ऊपर फायरवॉल लगा दें, ठीक है। लेकिन अगर इस किस्म के अनासर या इस किस्म की परेशानी हमें आ रही है जहां पर डिजिटल वॉरफेयर के अगेंस्ट हमें अपने आप को इक्विप और प्रोटेक्ट करना है, तो फिर ये हमारी मजबूरी है। तो इसका मतलब है कि अब विन विन सिचुएशन फिलहाल हमें नजर नहीं आ रही है। आपको लगता है कि ये कोई अल्टीमेटली कुछ अरसे के लिए ये है और फिर ये इंटरनेट का मामला रिजॉल्व हो जाएगा? अगर इसको मैं 2 तरीकों से आंसर करता हूँ। अगर आप मुझे ये कहें कि जी फायरवॉल को आप रोल बैक कर दें, यानी खत्म कर दें और चीजें रिजॉल्व हो जाएगी, तो शायद अब रोल बैक करते हुए क्या परेशानी आ सकती है हमें, उसके लिए बिल्कुल हम अननोन है, अभी वो हमारे लिए बिल्कुल अननोन सिचुएशन है। हाँ, मैं अगर एक जेनेरिकली अगर आप उसके ऊपर आपको ज्यादा बेहतर आंसर करना तो मैं ये जरूर कहूंगा कि यार आप जो मर्जी करें, आपने जो सिस्टम इन प्लेस बनाना आप लेके आए, आप फायरवॉल लगाएं, आप वाटरफॉल लगाएं, जो मर्जी करें, मगर बराए मेहरबानी जो इस मुल्क के अंदर बैठी हुई टेक्नोलॉजी के लोग हैं, जो बिजनेस के लोग हैं, उनकी रोजी को मुतासर न करें, उनके रिस्क के जराए को मुतासर न करें। पाकिस्तान के अंदर 5 लाख से ज्यादा फ्रीलांसर बैठा हुआ है, 20,000 से ज्यादा कंपनीज बैठी हुई हैं। इन सब के जब कारोबार डिस्टर्ब हो रहे हैं, इनके क्लाइंट्स इनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ इनको एड्रेस करना जरूरी स्टाफ है। बिल्कुल ठीक बात। और अभी तो ये भी अपनी जगह पे एक क्वेश्चन मौजूद है मेरे जहन में, तो कम से कम है कि ये सब कुछ जो हुआ है उससे मतलूबा अहदाफ हासिल भी हुए या नहीं? क्या जो एक अगर हम बात कर रहे थे जिस मकसद के लिए ये हम लगा रहे हैं फायरवॉल या उस तरह, उसमें कोई कंट्रोल भी हो पाया या नहीं? अभी तो ये भी हमने मेजर करना है कि उसका कोई फायदा उस तरह से हुआ या नहीं, क्योंकि अगर तो वो किसी परसेप्शन को आपने गेज करना है तो परसेप्शन गेज करने का तो कोई तरीका है नहीं है कि उसमें कितना फर्क है, तो उसके बदले में हमने उल्टा मईशत को कितना नुकसान कर लिया। दैट्स वेरी ट्रू। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आप तशरीफ लाए प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम को यहाँ नाज़रीन यहीं पे समेटते हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।